जय हिंद। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है आपका, वो है आप बायोमोलिक्यूल। उसको हम लोग को पढ़ना है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये आपके एग्जाम में इससे 25 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और इस 25 नंबर में से लगभग 8 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो उस टॉपिक से आएगा जिसको हम आपको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है वो 3 है। इसमें से पहला जो है वो आपका है बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम लोग जैव अणु या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो आपका है वो पॉलीमर है, और थर्ड जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। ये 3 चैप्टर जो है जिसको हम आपको पढ़ाते हैं, और इन 3 चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा बैकअप देता है, आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में सहायता करता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझाएं, और आप भी उसको पढ़ने का समझने का कोशिश करिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। प्रयास करेंगे कि उसको आगे हम आपको बता दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ना है कि जैव अणु क्या होता है। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि जनरली जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, इन सभी का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं या ऊतकों के मिलने से होता है। तो ये जो कोशिकाएं एवं ऊतकों के मिलने से जीव जंतु या पेड़ पौधों का निर्माण हो रहा है, इस कोशिका या ऊतक में क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका या ऊतकों का निर्माण जो होता है वो कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों के मिलने से होता है। इनमें से कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है, ये सब के सब जो है वो कार्बनिक यौगिक है। वहीं अगर हम लोग अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है, तो ये सभी प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे कोशिकाओं एवं ऊतकों में मौजूद होते हैं। और कोशिकाओं में मौजूद ये इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो जैव अणु लिखेंगे। जैव अणु क्या हुआ, तो जीवित ऊतकों एवं कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो देखिए जैव अणु क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है। जैव अणु जीवित ऊतकों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, जीवित ऊतकों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल की अगर बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो डीएनए या आरएनए होता है जो कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, जैव अणु कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को जैव अणु कहते हैं। वैसे लोग जिनको लिखावट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वो सुन करके लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवित ऊतकों में, जीवित ऊतकों का मतलब है कि हम लोगों के शरीर के जो कोशिका या ऊतक होते हैं उनमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन है, या न्यूक्लिक अम्ल कहने का मतलब डीएनए या आरएनए है, इन सभी को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, अध्ययन करना है। और जैव अणु का अध्ययन अर्थात कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनके गुणों का अध्ययन हम लोग जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। कहने का मतलब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री है। और बायोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो कौन है, जैव अणु है। अगर हम लोग जैव अणु में आगे देखें तो इसमें हम आपको जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको समझेंगे पहले हम लोग। हाइड्रेट, अगर हम लोग पुराने जमाने की डेफिनेशन की बात करें, पुराने वैज्ञानिकों के अनुसार, पुराने लोगों के अनुसार, जो कार्बोहाइड्रेट को कहा गया था कि ऐसे यौगिक जो खाने में कैसे लगते हैं, मीठा लगते हैं। ऐसे यौगिक जिनका स्वाद मीठा होता है, जो खाने में मीठे लगते हैं, ऐसे यौगिकों को क्या कहा गया था, कार्बोहाइड्रेट कहा गया था। लेकिन बहुत सारे जो यौगिक है इस पर डेफिनेशन पर या आधुनिक समय में इसको माना नहीं गया है। दूसरा चीज़ अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोग जो वैज्ञानिक थे जो बाद में आधुनिक समय में क्या किए, उन्होंने ये बताया कि
कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जो CxH2OY को क्या करता है, फॉलो करता है। ये जो रूल है CxH2OY, इसको फॉलो करने वाला हर एक यौगिक जो होता है उसको क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट बोला गया। लेकिन ये भी सही नहीं हो पाया। अधिकांशतः जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो CxH2OY को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर X और Y क्या है, तो यहाँ X और Y जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर X और Y का वैल्यू हम लोग 3 से प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग आधुनिक डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट के बारे में 2 डेफिनेशन आपको बता दिए। पहला कि ऐसे यौगिक जो खाने में मीठा लगते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट बोला गया, या दूसरा बोला गया कि ऐसे यौगिक जो CxH2OY रूल को फॉलो करते हैं उनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य जो डेफिनेशन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। इसमें देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जो जल अपघटित होकर इन अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, या वे यौगिक जो जल अपघटित होकर, जल अपघटित का मतलब होता है जल के साथ टूट करके क्या करता है, इन अणुओं का, यहाँ पर इन किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के लिए किया गया है। तो जो जल अपघटित होकर के इन अणुओं का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग मतलब समझे तो पॉली का मतलब होता है अनेक, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह, ठीक है, और एल्डिहाइड का मतलब आप लोग जानते हैं ये क्रियाशील मूलक है CHO जिसका सूत्र होता है। कि अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो यहाँ पर पॉली का मतलब भी क्या होगा, अनेक होगा। हाइड्रोक्सी में भी क्या होगा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह, और कीटोन का मतलब आप लोग जानते हैं CO होता है। यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या है, पॉली का मतलब अनेक, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें अनेक हाइड्रोक्सिल समूह, कहने का मतलब अनेक OH समूह और कम से कम एक एल्डिहाइड या एक क्या होता है, कीटोन समूह मौजूद होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल सा अगर उसको समझना है, यहाँ पर देखिए ये CHO स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाना है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये CHO और इस पे क्या होते हैं, अनेक H या OH समूह लगे हुए होते हैं। तो अगर आप इसमें देखें इस यौगिक में, तो ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें ये जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है। अगर इस OH को देखें तो ये हाइड्रोक्सी समूह है, और हाइड्रोक्सी समूह की अगर बात करें तो हाइड्रोक्सी समूह इसमें कई हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 हाइड्रोक्सी समूह है और एक क्या है, एल्डिहाइड है। तो पॉली के लिए क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो रहा है कि अनेक OH समूह और कम से कम एक क्या मौजूद है, एल्डिहाइड समूह या एक कीटोन समूह मौजूद होगा
होगा ऐसे यौगिक को ही हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा कि ऐसे यौगिक जिनमें अनेक हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह या कम से कम एक कीटोन या एक क्या होगा एल्डिहाइड समूह मौजूद होगा, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग कुछ और बातें करें तो अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो खाने में कैसे लगते हैं, मीठा लगते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है। अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो CHH2O वाई रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो बात अलग है कि सभी कार्बोहाइड्रेट फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग के कोशिकाओं पे जो ग्लाइकोजन होता है, हम लोग में जो स्टोर फूड मटेरियल होता है, वो स्टोर फूड मटेरियल जो है वो किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग दैनिक जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के रूप में जिस ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, वो सरल ग्लूकोज भी क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर पौधों में बात करें तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है उसको पौधे क्या कर लेते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये स्टार्च जो होता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टार्च या सेलुलोज जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हैं। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और यही ग्लूकोज क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक है जिसका निर्माण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। पौधों में कौन सी क्रिया के दौरान होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और कौन सा गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सीधा सा डेफिनेशन है। तो इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ही पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे देखें, अभी बताया हम आपको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है वो पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है और वो पौधों में स्टार्च के रूप में जमा रहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पौधों का जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है, स्टोर फूड मटेरियल है, वो कौन होता है, तो वो स्टार्च होगा। लेकिन अगर जंतुओं की बात की जाए, जंतुओं में जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है। या स्टार्च या ग्लाइकोजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर लिखना है कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट CX, ये इंपॉर्टेंट है, H2OY, CXH2OY रूल को या अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CXH2OY होता है।
हम सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखे हैं, इसमें से लिखे हैं अधिकांश। अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो CXH2O वाई रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग X एवं Y को देखें तो X एवं Y जो होता है वो 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6 रखते हैं, 1, 2, 0, 1, 2 नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये 3, 4, 5, 6 ये क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या बता रहा है। जितना कार्बन होगा उतना ही यहाँ पर वाई के वैल्यू रखेंगे। जैसे हम लोग सिंपल सी बात करें, आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 6 रखें तो H2O, y का वैल्यू भी कितना रखना पड़ेगा आपको, 6 रखना पड़ेगा। अब ये C6 तो हो गया, तो 6 से H2 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12, तो C6H12 और फिर 6 से O में करेंगे तो कितना जाएगा O6 हो जाएगा। तो ये जो C6H12O6 आ रहा है वो इस फॉर्मूला पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सीधा सा इसको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव पे एक बार क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CXH2O लेकिन ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होता है। और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है उसको देख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल होगा, अपवाद लिख सकते हैं, अपवाद करके एक्सेप्शन, वो है रहमनोज। ये रहमनोज जो होता है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इस कार्बोहाइड्रेट का ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये CXH2O वाई रूल को फॉलो नहीं करता है। इसमें देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O5। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का संख्या 6 है और ऑक्सीजन का संख्या जो है वो कितना है, 5 है। अगर आप इसमें पुट करिएगा तो ये फुलफिल नहीं करेगा, फिर भी ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को जो पढ़ना है, यहाँ से एक चीज़ और मालूम चल रहा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए जो न्यूनतम कार्बन की आवश्यकता होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि किसी कार्बोहाइड्रेट में जो न्यूनतम कार्बन की संख्या होती है वो कितना होती है, तो लिख सकते हैं 3। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट यौगिक में, कार्बोहाइड्रेट यौगिक में न्यूनतम 3 कार्बन की आवश्यकता, न्यूनतम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग आएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखें तो जल में अपघटित होने के आधार पर, हाइड्रोलिसिस के आधार पर, ठीक है ना, जल द्वारा उनको अलग अलग भागों में टूटने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हेडिंग डाल सकते हैं इसमें कि जल में अपघटित होने के आधार पर, जल में अपघटित होने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। जल अपघटित होने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मिलने कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड, सेकेराइड अभी बताया कि ऐसे यौगिक जो खाने में क्या होते हैं, मीठा लगते हैं, ऐसे यौगिक के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, सेकेराइड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड पहला यौगिक होता है। ये मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है जिनका जलीय अपघटन ही नहीं होता है।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है, ऐसे यौगिक को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं शॉर्टकट में, बाद में इसको बारी बारी से डेफिनेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलीय अपघटन नहीं होता, उसको हम लोग मोनोसेकेराइड कहेंगे। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो आएगा, पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का। दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा वो फ्रक्टोज आएगा, फ्रक्टोज सब भी लिख सकते हैं, फ्रक्टोज में फ्रक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्लैक्टोज, और कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, राइबोज होता है। तो ये सब के सब जो है वो क्या है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल में अपघटित नहीं होता। बात आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज तो भाई जल में अपघटित होता है, इसका तो विखंडन होता है। जब हम लोग श्वसन के दौरान ऊर्जा बनाते हैं तो ग्लूकोज तो टूटता है, तो अभी हम बोल रहे हैं जल में अपघटित। जैसे हम लोग ग्लूकोज को तोड़े, ये ग्लूकोज C6H12O6 जो होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा था, ठीक है, हम लोग पहले छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये इसका ऑक्सीकरण होता है, ये जलीय अपघटन नहीं है। और ये जब टूटता है तो CO2 H2O और क्या बनता था वहाँ पर, ऊर्जा बनता था। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ना कि इसका क्या हो रहा है, जलीय अपघटन हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जलीय अपघटन नहीं होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, सॉरी मोनोसेकेराइड बोलेंगे। और मोनोसेकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होता है। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण 2 से 10 मोनोसेकेराइड के द्वारा होता है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण 2 से 10 मोनोसेकेराइड के द्वारा होता है। या इसका उल्टा भी करके कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होने के बाद कितना से 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अब इस तरह से हम आपको क्यों बता रहे हैं, ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि 2019 में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 तक लेकर के मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में था डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो इसमें से आंसर कौन जाता वहाँ पर ओलिगोसेकेराइड, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड ही ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड अणु जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, या ऐसा यौगिक है जो जल अपघटित होकर के 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। अब ओलिगोसेकेराइड को आगे फर्दर फिर कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें अगर हम लोग बात देखें तो इसका पहला जो टाइप होता है ओलिगोसेकेराइड का वो होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड होता है, अब नाम में लिखा हुआ है डाई, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें कितने मोनोसेकेराइड होंगे, 2 मोनोसेकेराइड होंगे। या कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मात्र 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण करेगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड कहेंगे। और दूसरा जो इसका टाइप होता है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, माल्टोज और एक और होता है लैक्टोज। ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं, ये जब भी इनका जलीय अपघटन करिएगा तो ये 2 मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करिए। जैसे सुक्रोज है तो इसको जलीय अपघटन पर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसेकेराइड है। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके टूटने से बन रहे हैं, सुक्रोज के टूटने से। तो सुक्रोज का निर्माण कितने मोनोसेकेराइड के द्वारा हुआ है, 2 मोनोसेकेराइड के द्वारा हुआ है, इसलिए सुक्रोज को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। तो ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो ट्राइसेकेराइड आता है, सेकेराइड।
ट्राइसेकेराइड क्या होता है, नाम में ट्राई है, इसका मतलब कितने मोनोसेकेराइड उसमें मौजूद होंगे, 3। या कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के कितने मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करेगा, 3 मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करेगा। इसके सामने लिखेंगे 3 मोनोसेकेराइड अणु। इसमें कितने मोनोसेकेराइड अणु मौजूद होते हैं, 3 या 3। जब ये टूटता है तो 3 मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो रैफिनोज होता है, रैफिनोज। तो ये हुआ 2 टाइप, एक टाइप और है, तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद तीसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा टाइप होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के द्वारा होता है। या कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के अनेक मोनोसेकेराइड अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। जिसमें लिख सकते हैं 10 से अधिक मोनोसेकेराइड। जब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण होगा जलीय अपघटन के बाद, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, पेक्टिन है, लिग्निन है। ये सब के सब जो हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका निर्माण कई मोनोसेकेराइड अणुओं के द्वारा होता है। और इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड कर रहे हैं। तो ये आपको शॉर्ट में हम आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए। अब बारी बारी से इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहला जो हेडिंग आएगा वो कौन आएगा, मोनोसेकेराइड आएगा। बारी बारी से इनको पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हेडिंग मोनोसेकेराइड, और इसका डेफिनेशन अभी बताए थे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है, जो जल में अपघटित नहीं होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। या मोनोसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है। इसमें लिख सकते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखिए जैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज। ये सब के सब जो हैं ये मोनोसेकेराइड हैं। और ये मोनोसेकेराइड क्यों है, क्योंकि इनका जलीय अपघटन नहीं हो रहा है। अब हम लोग को आगे यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड है इसको हम लोग कई भागों में बांटते हैं। और पहला तो इसको वर्गीकरण जो किया जाता है वो इसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है कि कोई मोनोसेकेराइड जो है उसमें कितना कार्बन मौजूद है, ठीक है। दूसरा जो इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके आधार पर भी इसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मिनिमम कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितना होती है, 3 होती है। तो इसका जो टाइप होगा वो 3 कार्बन से शुरू होगा। तो अगर किसी मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन मौजूद है तो उसको ट्राइओज कहते हैं, ट्राइओज कहलाएगा। अगर उसमें 4 मौजूद है तो उसको टेट्रोज कहते हैं, 5 मौजूद है तो उसको पेंटोज कहेंगे, 6 अगर कार्बन मौजूद है तो उसको हेक्सोज कहेंगे, और 7 कार्बन मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्टोज बोलेंगे। इसी प्रकार से उसी मोनोसेकेराइड के अंदर अगर एल्डिहाइड समूह मौजूद है तो उस मोनोसेकेराइड को एल्डोज कहेंगे, और अगर उसमें कीटोन क्रियाशील मूलक के रूप में मौजूद है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, कीटोज कहेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण।
मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कार्बन की संख्या। लिख सकते हैं कार्बन, उपस्थित कार्बन की संख्या, उपस्थित कार्बन की संख्या एवं क्रियाशील मूलक के आधार पर, क्रियाशील मूलक के आधार पर, क्रियाशील मूलक में यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन आ जाएगा। ठीक है, आधार पर मोनोसेकेराइड कई प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड कई प्रकार के होते हैं, इसको पहले नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोनोसेकेराइड के वर्गीकरण में हम लोग अभी देखें तो इसमें देखना नेक्स्ट, इसी के नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मोनोसेकेराइड में मुख्य रूप से एल्डिहाइड या कीटोन क्रियाशील मूलक मौजूद होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन क्रियाशील मूलक मौजूद होते हैं। ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें एल्डिहाइड मौजूद होता है उसे एल्डोज एवं जिनमें कीटोन मौजूद होता है उसे कीटोज कहते हैं। हम बताया कि मोनोसेकेराइड का जो वर्गीकरण किया गया है वो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या एवं क्रियाशील मूलक के उपस्थिति के आधार पर किया गया है। और मोनोसेकेराइड में मुख्य रूप से दो क्रियाशील मूलक होते हैं, या तो एल्डिहाइड होता है या कौन होता है? कीटोन होगा। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें क्रियाशील मूलक के रूप में एल्डिहाइड मौजूद होगा उसको एल्डोज कहेंगे, और जिनमें क्रियाशील मूलक के रूप में कौन होगा? कीटोन मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कीटोज कहेंगे। ये शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कॉलम बनेगा। इसके टाइप को समझने के लिए पहला जो टाइप होगा उसमें होगा कार्बन की संख्या, दूसरा होगा मोनोसेकेराइड के प्रकार, थर्ड जो कॉलम होगा उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड। फोर्थ जो होगा वो कीटोन, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा एग्जाम्पल, उदाहरण। ये कॉलम बनेंगे। सबसे पहले बताया कार्बन की संख्या कितना? 3। अगर किसी मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या 3 है तो उसका जो नाम होगा मोनोसेकेराइड के प्रकार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायोज बोलेंगे। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड। अगर एल्डिहाइड उसके अंदर मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे? एल्डोट्रायोज कहेंगे। अगर उसमें कीटोन समूह मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोट्रायोज। ठीक है। ऐसे मोनोसेकेराइड जो 3 कार्बन के बने हैं और उसमें एल्डिहाइड समूह मौजूद है उसको क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज बोलेंगे। और अगर 3 कार्बन ही मौजूद है और कीटोन समूह है क्रियाशील मूलक के रूप में तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोट्रायोज बोलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो ग्लिसरोज होता है। जो पहले एग्जाम्पल लिखेंगे वो एल्डिहाइड
एल्डिहाइड समूह वाले का लिखेंगे और जो बाद में लिखेंगे वो कीटोन समूह वाला का एग्जाम्पल होगा। तो एल्डो ट्राइओज का जो एग्जाम्पल होता है वो ग्लिसरोज होता है, ग्लिसरोज। और जो कीटो ट्राइओज का होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरोज जो है वो एल्डोज का मोनोसेकेराइड है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो कीटोज मोनोसेकेराइड होता है। नेक्स्ट जो आएगा वो 4 कार्बन, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको हम लोग टेट्रोज कहते हैं। और इसका जो नाम होगा, अगर उसमें एक क्रियाशील मूलक जो है वो एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे एल्डोटेट्रोज। यदि क्रियाशील मूलक उसमें कीटोन है तो उसको बोलेंगे कीटोटेट्रोज। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा राइबोज और राइबोलोज। राइबोज या कौन होगा, राइबोलोज होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। राइबोज और राइबोलोज 5 कार्बन वाला में होता है। कीटोटेट्रोज या एल्डोज होता है। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा इरिथ्रोज या इरिथ्रोलोज। नेक्स्ट जो आएगा वो टाइप वो 5 कार्बन वाला, तो उसको हम लोग पेंटोज कहेंगे। और उसका जो एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है तो एल्डोपेंटोज हो जाएगा या कीटोपेंटोज। और 5 कार्बन वाला है इसलिए इसका जो एग्जाम्पल होगा वो राइबोज या राइबोलोज या राइबोलोज। नेक्स्ट आता है 6 कार्बन। और 6 कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हम लोग हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज में आएगा एल्डोहेक्सोज। देखिए कार्बन की संख्या के आगे एल्डिहाइड वाला है तो एल्डो खाली लगा रहे हैं, और कीटोन समूह वाला है तो उसके आगे क्या लगा रहे हैं, कीटो समूह लगा रहे हैं। तो एल्डोहेक्सोज। और अगर कीटोन समूह है तो उसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट 7 कार्बन है जिसको हेप्टोज कहेंगे। हेप्टोज में आगे इधर आएगा एल्डोहेप्टोज। और कीटोन क्रियाशील मूलक होगा तो कीटोहेप्टोज। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा स्यूडोहेप्टोज या स्यूडोहेप्टोलोज। ये है नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर मोनोसेकेराइड जो है उनको हम लोग कितना भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। और नंबर ऑफ क्रियाशील मूलक के आधार पर तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज होते हैं और कौन होते हैं, कीटोज होता है। एल्डोज में जो मुख्य क्रियाशील मूलक होगा वो एल्डिहाइड होगा, और कीटोज में जो मुख्य क्रियाशील मूलक होगा वो कौन होगा, कीटोन होगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है सबका, ठीक है, वो है एल्डोज मोनोसेकेराइड का, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, कीटोज मोनोसेकेराइड का। तो ये था मोनोसेकेराइड के टाइप। इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन यह आपको आना चाहिए, इसलिए हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी विशेष अगले क्लास में